देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्रांति जो शब्द हैं, जो क्रांति जो शब्द हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फ्रांसीसी क्रांति क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रांसीसी मतलब वो क्रांति जो फ्रांस में हुई, इस कारण इसको फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। और क्रांति क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, क्रांति क्या होती है, समझना। क्रांति, क्रांति इसे इंग्लिश में रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होती है क्रांति? क्रांति का आशय है, देखिए दोस्तों, क्रांति किसी भी क्षेत्र में अचानक हुए तीव्र परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्रांति किसे कहा जाता है? अचानक किसी भी क्षेत्र में अचानक हुए तीव्र परिवर्तन को कहा जाता है। अगर अपन बात करें जैसे हरित क्रांति की बात करते हैं, तो क्रांति यहाँ पर भी आया शब्द, यहाँ पर भी क्रांति शब्द आया है। तो इसका आशय है कि जो कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, तीव्र परिवर्तन हुए, अचानक तीव्र परिवर्तन हुए, उनको अपन क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। उसी प्रकार अपन 1857 की क्रांति देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन फ्रांस की क्रांति देखते हैं, इसके अलावा अमेरिका की क्रांति हो जाती है। तो ये क्रांति शब्द हैं, मतलब इस समय जो फ्रांस था इसमें बहुत ही अचानक, बहुत तेजी से तीव्र परिवर्तन हुए थे, इस कारण इसको क्रांति कहा जाता है। और ये कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में होने के कारण इसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति की जो विशेषता है, क्या क्या विशेषता है फ्रांस की क्रांति? फ्रांस की जो क्रांति है वो अन्य देशों की क्रांतियों से अलग है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्री हुई उसमें क्रांतियाँ बाहरी शक्तियों के विरुद्ध हुई है, बाहरी शक्तियों के विरुद्ध हुई है। जबकि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो अपनी आंतरिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ हुई। आंतरिक जो अव्यवस्था थी, आंतरिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ हुई। अब आगे देखेंगे अपन क्या थी आंतरिक अव्यवस्थाएं, उनके बारे में भी जानेंगे। जबकि अधिकतर जो क्रांतियां होती है वो किसके? बाहरी शक्तियों के विरुद्ध। जैसे अपन बात करें 1857 की क्रांति हो गई, आपके अमेरिका की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति, ये सब किसके विरुद्ध हुई थी? ये दो क्रांतियां हुई थी। ये जो क्रांतियां थी ये किनके विरुद्ध हुई थी? ब्रिटेन के विरुद्ध हुई थी। जबकि जो फ्रांस की क्रांति होगी वो वहाँ पर फैले व्यवस्थाओं के खिलाफ होगी। जैसे अब अगर बात करें तो अब वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में अपन देखते हैं कि जो उस टाइम पे फ्रांस का जो समाज किस तरीके से बटा हुआ था, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं। तो बात करते हैं, देखिए इसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे। देखो, कोई भी क्रांति होती है उसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, और कोई भी क्रांति अचानक से नहीं होती। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो अपनी 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें भी कोई एक कारण जिम्मेदार ना हो कि बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। वो आपने जैसा कि एक 8 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अपन देखते हैं क्रांति के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार थे। कारण देखते हैं अपन, क्या कारण थे कि क्रांति हुई। तो अपन मोटे मोटे कारण जो भी दो कारण हैं उनको देख लेते हैं। अगर बात करें तो यहाँ की जो सबसे पहले अपन देखते हैं सामाजिक कारण। इसके बाद अपन देखेंगे राजनीतिक कारण, और इसके अलावा अपन देखेंगे आर्थिक कारण।
ठीक है। आर्थिक कारण, सबसे पहले अपन देखते हैं सामाजिक कारण। देखो जी कारण जो यहाँ इस समय जो फ्रांस का जो समाज था वो तीन जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड था, जिसे अपन कहते हैं जो एस्टेट जर्नल में बटा हुआ था, एस्टेट जर्नल। ठीक है, तो जो यहाँ पर 3 एस्टेट जर्नल थे, 3 एस्टेट थे, 3 एस्टेट थे। ठीक है, तो फ्रांस का समाज जो उस समय समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। इसमें जो पहला स्टेट था उसे कहा जाता, प्रथम एस्टेट। देखो इसमें कौन कौन आता था, इसमें आते थे आपके पादरी वर्ग, पादरी लोग इसमें आते थे। सेकंड एस्टेट, इसमें नोबेलिटी या इसमें आपके आते थे नोबेलिटी। कौन आते थे? नोबेलिटी। इसमें आपके आते थे नोबेलिटी या कुलीन वर्ग। ठीक है, जो राजा वगैरह है, जो राजा, इसके राजा के साथ साथ इसमें आपके आएंगे राजा के वहाँ पर काम कर राजा के मंत्री और अन्य जो कुलीन लोग होते हैं, जो जैसे सामंत वगैरह, वो इसमें आते हैं। ठीक, इसके बाद आता है थर्ड स्टेट, तृतीय एस्टेट। इसमें आपके आएंगे, थर्ड एस्टेट में आपके आएंगे जो कॉमन पीपुल हैं, बाकी के जो कॉमन पीपुल हैं, इसमें भी बड़े, जैसे बड़े ज़मींदार, वकील, इसमें भी फिर अलग अलग डिवाइड थे। जैसे बड़े ज़मींदार होंगे, फिर बड़े ज़मींदार, वकील, इसके अलावा किसान, फिर लास्ट में आएंगे किसान, बड़े किसान आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे आपके लैंडलेस पीजेंट किसान, भूमिहीन किसान और वर्कर इसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो बटी हुई थी, फ्रांस का जो समाज था वो बटा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि जो कर देने का जो टैक्स देता था, जो कर देता था, वो केवल तृतीय एस्टेट देता था। थर्ड एस्टेट ही केवल क्या देता था? कर देता था। और बाकी की जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, इनको प्रिविलेज मिले हुए थे, बहुत सारी प्रिविलेज इनको मिले हुए थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स रहित था, कर नहीं देता था। फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट था कर नहीं देता था, कर केवल थर्ड एस्टेट ही क्या देता था? कर देता था। ठीक है, केवल जो 3 एस्टेट थे उनमें से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट कर नहीं देता था, और केवल कर कौन देता था? थर्ड एस्टेट देता था। और इसमें भी जो थर्ड एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट है, जो कुलीन, जो पादरी वगैरह जो लोग होते हैं, क्लर्जी जो लोग थे, जो फर्स्ट एस्टेट है वो चर्च को कर देता था। थर्ड एस्टेट चर्च को कर देता था, जैसे अपन आगे देखेंगे टाइट कहा जाता है। और फिर राज्य को भी थर्ड एस्टेट कर देता था, जैसे टाइल कहा जाता है। और अनेक सारे और भी कर हैं, जैसे गेबेल कर, नमक कर जो कहलाता है, वो देता था। इस प्रकार से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। अगर अपन बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था की अपन बात करें, तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इस समय फ्रांस का जो शासक था वो था लुई सोलवा इस समय फ्रांस का शासक था। और जो कब बना था? 1774 में फ्रांस का शासक बना था लुई सोलवा, जो बर्बन वंश का था। ठीक है, इसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिसका नाम मेरी अंतोनेट था। अब मेरी याद रखिए, अभी इसका नाम मेरी था। ठीक है, और इसके ऊपर भी किसी तांत्रिक वगैरह का प्रभाव था, मेरी के ऊपर भी किसी तांत्रिक वगैरह का प्रभाव था, तो जो मेरी कहती थी वही यहाँ पर चलता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। और ये जो लुई 16 था, इसको जो खजाना था वो बहुत ही जो यहाँ की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो जब ये शासक बना तो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली थी। इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जो फ्रांस था वो लगातार ब्रिटेन के साथ जो युद्ध हुए, इस कारण यहाँ की जो खजाना था वो बिल्कुल खाली हो गया था। इस कारण अब क्या करेगा कि जो लुई सोलवा है वो बहुत सारे वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको अपॉइंट करेगा, ताकि जो खजाना है वो भर सके, वहाँ की जो ट्रेजरी है वो भर सके। तो फिर अपन इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आर्थिक कारण थे जो जिम्मेदार रहे। और अब जैसे ही ये लुई सोलवा जो इस समय शासक था, ये जैसे ही टैक्स लगाएगा, तो टैक्स लगाने के लिए क्या होता है, अब एस्टेट जनरल ही केवल टैक्स लगा सकती थी। तो जब ये टैक्स लगाने के लिए अपने मंत्रियों को बताता है, तो ये मंत्री इससे बोलते हैं कि टैक्स लगाने का अधिकार केवल एस्टेट जनरल को है। ठीक है, तो अब ये एस्टेट जनरल की जो लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 1614 में।
1614 में लास्ट स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो राजा आए उन्होंने कोई स्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई थी, लेकिन लास्ट जो स्टेट जनरल की बैठक हुई वो 1614 में हुई थी। इसके बाद चुनाव वगैरह करवाए गए, मतलब जो यहाँ के जो मेंबर हैं वो चुने गए, स्टेट जनरल के लिए मेंबर चुने गए, और इसके बाद स्टेट जनरल की बैठक होती है। ठीक है, लेकिन स्टेट जनरल की बैठक देखो, स्टेट जनरल में 3 सदन होते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों सदन अलग अलग बैठा करते थे। ठीक है, एक साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग बैठा करते थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि बच्चों इस स्टेट जनरल में कि यहाँ पर एक सदन का एक वोट होता है, एक सदन का एक वोट होता है, इस सदन का एक वोट, इस सदन का एक वोट, और इस सदन का थर्ड स्टेट का भी एक वोट। तो मतलब केवल 3 वोट होते हैं, और जिसके भी 2 वोट आ जाएंगे वो टैक्स लगा सकता है या टैक्स लागू नहीं होने दे सकता है, ऐसा कर सकता है। तो जो थर्ड स्टेट थे, हालांकि यहाँ पे लगभग 600 के आसपास मेंबर थे, और यहाँ पे अप्रोक्स दोनों के इतने ही मेंबर इनके थे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यहाँ पर बस स्टेट के अकॉर्डिंग वोट होते थे। तो जब बैठक हुई तो थर्ड स्टेट ने बोला कि अब इस तरीके से वोटिंग ना होकर वोटिंग होना चाहिए पर पर्सन वोट, एक व्यक्ति एक वोट। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट एक वोट, ये गलत बात है। अब वोट किस तरीके से होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए आगे मज़े की बात, अब और भी आगे देखिए आप क्या होता है कि जैसे ही ये हुआ तो अब ये प्रस्ताव राजा के पास भेजा गया, लेकिन राजा ने इसको अस्वीकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने ये जो प्रस्ताव है ये अस्वीकार कर दिया, इसको नहीं माना। और अब क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट है वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देती है। ठीक है, नेशनल असेंबली घोषित कर देती है। इसके बाद 20 जून 1789 को क्या होता है कि जो असेंबली की जो बैठक होनी थी वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के द्वारा जिस जगह पर स्टेट जनरल की बैठक होनी थी उसके दरवाजे बंद कर दिए थे। किसके लिए, थर्ड स्टेट के लिए। थर्ड स्टेट के लिए ये क्या कर देते हैं, तृतीय स्टेट के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। और अब थर्ड स्टेट सामने ही एक मैदान था जिसे अपन टेनिस कोर्ट कहते हैं, टेनिस कोर्ट में ये शपथ लेते हैं, या थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो शपथ लेते हैं कि जब तक हम फ्रांस का एक संविधान नहीं बना देते तब तक हम लोग जो ये अपनी सभा जो अपनी यूनिटी है उसको अपन नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से टेनिस कोर्ट की शपथ होती है। इसको याद रखना है बच्चों, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ हो जाती है। अब इसके बाद आता है आपके, अब देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद क्या होता है कि जो ये राष्ट्रीय सभा है, जो राष्ट्रीय सभा अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अब इसके बाद ये क्या करती है कि अपनी आप को 9 जुलाई 1789 को स्वयं को राष्ट्रीय संवैधानिक सभा घोषित कर देती है। राष्ट्रीय संवैधानिक संवैधानिक सभा घोषित कर देती है। और अब ये क्या बनाएगी, संविधान का निर्माण करने लग जाएंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, देखिए कि अब लोगों में बात है 14 जुलाई 1789 की। इस दिन क्या होता है कि लोगों में एक अफवाह फैल जाती है कि राजा के कुछ सैनिक उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं या गोलियां चलाने आ रहे हैं। तो राजा उसको जनता को ये अफवाह फैल जाती है। अब वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होके बास्तिल दुर्ग की और प्रस्थान करते हैं, और वहाँ का एक जो किलेदार है उसको मार के जो बास्तिल का दुर्ग है उसको तोड़ देते हैं और अपने अधिकार में कर लेते हैं। देखो जो बास्तिल का जो दुर्ग है ना, ये राजा की डेस्पोटिक पावर के रूप में जाना जाता है, मतलब निरंकुश शासन का प्रतीक है एक। ये एक यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। किसको रखा जाता था, कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो बास्तिल का जो दुर्ग था, इसमें लोगों ने सोचा कि यहाँ पर अपने को बारूद या हथियार मिलेंगे।
और बात तो यहाँ तक हो गई कि इस दुर्ग के पत्थर जो थे उसको, जो टुकड़े थे पत्थर के, जो टुकड़े थे, पत्थर के टुकड़े बाज़ार में बेचे गए, बाज़ार में बेचे गए। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर इस दुर्ग की निशानी रखना चाहे तो रख सकता था, निशानी के लिए। तो इस प्रकार से जो बास्तिल का जो दुर्ग था उसका पतन हो जाता है 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ये कारागार था, शस्त्रागार था और ये जुर्म का एक प्रतीक के रूप में माना जाता था। और ये किला 14 जुलाई 1789 को ध्वस्त हो जाता है। और याद रखना है आपको कि जो 14 जुलाई है, इसी दिन 14 जुलाई को ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये एक थोड़ा आपके ओवरव्यू था। अब आगे अपन देखते हैं अपना जो चैप्टर है उसमें देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम था 14 जुलाई 1789 का टाइम था। ठीक है, अब क्या होता है? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। अब देखो अफवाह तो बहुत काम करती है। अफवाह फैल जाती है कि जो राजा है वो किसको सेना को आदेश देने वाला है कि वो जो शहरवासी हैं उन पर गोलियां चलाएंगे। अब लगभग 7,000 लोग और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। ठीक है, अब एक जनसेना बनाई इन लोगों ने। क्या बनाई? जनसेना बनाई इन्होंने। और जनसेना बनाने के बाद वो हथियारों की खोज में हथियारों की खोज करने लग गई। हथियार जो बारूद वगैरह है उनकी खोज करने लग गई। और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह जो पेरिस नगर के पेरिस के पूर्वी भाग में एक किला था, जो बास्तिल का किला जो था, किले की जेल को तोड़ दिया इन लोगों ने। और वहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है, ये तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे ये लोग? हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। और जो किले का जो किलेदार मारा गया। ठीक है, किले का किलेदार मारा गया। ठीक है, और जो यहाँ पर कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया। हालांकि कैदियों की जो संख्या थी वो 7 थी। ठीक है, कैदी छुड़ा लिए और केवल यहाँ पर कितने कैदी थे? 7 कैदी थे। आगे देखिए, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। जो सम्राट की जो ये सरकार की जो सम्राट था उसकी निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। निरंकुश सत्ता का प्रतीक था ये। सत्ता का प्रतीक या जुर्म का प्रतीक जिसे अपन कह सकते हैं, जुर्म का प्रतीक था। इसलिए लोग इस किले से बहुत ज़्यादा घृणा बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, और अब इस किले को ढहा दिया और अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते थे। और देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये किला है इसको तोड़ने के बाद लोगों ने क्या किया कि जो टुकड़े थे, पत्थर के जो टुकड़े थे, किले के पत्थर के जो टुकड़े थे, टुकड़ों को बाज़ार में बेच दिया। कहाँ बेच दिया? बाज़ार में। क्यों बेच दिया? क्योंकि कुछ जो लोग चाहते थे कि इस किले के टूटने के जो अवशेष हैं वो निशानी के तौर पे जो लोग रखना चाहते हैं उनके लिए इसके पत्थर के टुकड़े बाजार में बेचे गए हैं। ठीक है, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो पेरिस और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लग जाते हैं। अधिकांश जो जनता थी वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। और इस टाइम पे जो हालत ये थी कि जो ब्रेड की जो कीमत है वो बहुत महंगी थी। ब्रेड बहुत महंगा था, ब्रेड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ब्रेड की कीमतों के दौरान जो लोग थे वो सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लग गए थे। बाद में इस दौरान सिहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखो जो ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ ना, ये घटनाक्रम जो 14 जुलाई से जो ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ, या जो आप टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद से 20 जून से जो ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ ना, ये इसका अंत कहाँ तक हुआ?
जो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16 की मृत्यु के बाद ये ख़त्म हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, हालांकि लोगों को, जो इतिहासकार और जो लोग थे ना, उनको इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस प्रकार की बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो जाएगी। तो अपन बात करेंगे कि ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए,